हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि जो दुनिया में वर्ड बोले जाते हैं यानी इंग्लिश स्पीकिंग किए जाते हैं वो केवल और केवल दो प्रकार के वर्ड होते हैं। पहला बेयर वर्ड और दूसरा क्लैड वर्ड। तो मैंने क्या किया था, बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड को समझाया था। मैंने बताया था बेयर वर्ड क्या है और क्लैड वर्ड क्या है। बेयर मैंने बताया था ऐसे वर्ड जो बिना प्रीपोजिशन के बोले जाते हैं और क्लैड वर्ड वो होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ में आते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये मैंने बताया था। फिर मैंने बेयर और क्लैड के मिक्सअप को समझाया था। मिक्स करके बेयर और क्लैड ऐसा दो या दो से अधिक शब्द बोले थे जिसमें बेयर भी आते थे और क्लैड भी आते थे, और उनको कैसे बोलना है ये मैंने आपको बता दिया था। आज की ये जो क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 2 है। इस पार्ट में आप सीखेंगे फ्रेज क्या है, फ्रेज को कैसे पहचाना जाता है, फ्रेज को कैसे बोला जाता है, फ्रेज को कैसे लिखा जाता है, और साथ साथ में फ्रेज के साथ में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, और जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तब कौन सा सेंटेंस बोला जाता है। तो आइए देर ना करते हुए अपनी टॉपिक पर चलते हैं। जो आज की हमारी टॉपिक है फ्रेज, जिसको हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। ये अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश, वाक्य अंश यानी कि वाक्य का अंश, यानी कि इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये क्या? इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस ना होकर के सेंटेंस का एक पार्ट है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने छांट करके लिखे हैं जो कि फ्रेज के बारे में है। पहला मैंने लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह। जो फ्रेज होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है। जैसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे देश में जब बहुत सी समस्याएं। अब ये क्या है, मैंने जो लिखा है देश में जब बहुत सी समस्याएं, ये इसमें क्या है? ये दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है, तो ये आपका फ्रेज है। लेकिन जब आपको आपने बोला कि देश में जब बहुत सी समस्याएं, तो क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। देश में जब बहुत सी समस्याएं, और इसमें क्या होना है आगे पीछे को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है कि जो ये दो या दो से अधिक शब्द है इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं कवर हो रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से बोल दिया जाता कि जब कुछ लोग देश में बहुत सी समस्याओं को देखा तब उन्होंने इसके समाधान के बारे में सोचा, तो आपका क्या एक कंप्लीट सेंस दे देता। लेकिन अभी क्या है, इसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है। तो अगर दो या दो से अधिक शब्दों का समूह है तो फिर इसे क्या कहेंगे? वाक्यांश, जिसको इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। अब क्या है, मैंने दूसरा लाइन लिखा था लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो वास्तव में जो यहाँ पर मैंने लिखा है, रास्ते पर जब बहुत से लोग फूलों के लिए, रास्ते पर जब बहुत से लोग फूलों के लिए क्या कर रहे थे, क्या होना है सेंटेंस में, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका कोई क्या है? अर्थ नहीं होता है। तो मैंने सेकंड पॉइंट में वही लिखा है कि लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? यह वाक्य में अर्थ देता है। यानी कि जब इस फ्रेज को, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को आप किसी जब सेंटेंस में इसको डाल देंगे तब क्या हो जाएगा? तब आपको यही फ्रेज एक अर्थ दे देगा। तो क्या है, फ्रेज के लिए बस केवल 3 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, और यह वाक्य में अर्थ देता है। तो फ्रेज क्या होता है ये आप लोग जान गए। अब ये हमें जानना है कि अगर मुझे फ्रेज बोलना है तो इंग्लिश में उसे कैसे बोला जाएगा। तो ये फ्रेज के 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। देश में जब बहुत सी समस्याएं, तो जब देश में जब बहुत सी समस्याएं, तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप फील करेंगे कि इसमें जो वर्ड आ रहे हैं, बेयर भी आ रहे हैं और क्लैड भी आ रहे हैं। तो मैंने पार्ट 1 में ही बताया था कि बेयर पहले लिखा जाता है और क्लैड बाद में लिखा जाता है। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में बी पहले आता है और सी बाद में आता है। तो क्या करेंगे, इसमें हम छांट लेंगे, बेयर बेयर को पहले लिखेंगे, फिर क्लेड को बाद में लिखेंगे। ये तीन के तीनों सेंटेंस हम लोग करेंगे। इसमें है देश में, पहले क्या लिखा है, देश में। तो देश में जो है ये आपका क्लेड वर्ड है, पहला क्लेड है, C1 मैंने इसको लिख दिया। जब, ये आपका बेयर है, पहला बेयर। बहुत सी, ये आपका बेयर वर्ड है, दूसरा बेयर हो गया। और ये समस्याएं, ये भी आपका बेयर है, ये तीसरा बेयर वर्ड हो गया। अब अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो मैंने बताया पहले सारे बेयर लिखे जाएंगे, उसके बाद में क्लेड। मैंने लिखा है इंग्लिश में जो फ्रेज होता है वो क्या होता है, बी प्लस सी, यानी बेयर प्लस क्लेड का मिश्रण होता है, जिसमें बेयर पहले आता है और क्लेड बाद में आता है। तो बेयर पहले क्या है, जब, जब की इंग्लिश हो जाएगी व्हेन। उसके बाद में दूसरा बेयर बहुत सी, तो बहुत सी का इंग्लिश हो जाएगा मेनी। उसके बाद में समस्याएं का हो जाएगा प्रॉब्लम्स। तो आपके इस ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज में 3 बेयर थे, तीनों बेयर लिख दिए गए। अब क्या है, एक क्लेड बचा देश में। तो क्लेड कैसे लिखा जाता है मैंने बताया था, पहले प्रीपोजिशन फिर वर्ड लिखते हैं। तो देश में लगा है में, तो पहले में की इंग्लिश इन हो जाएगा, उसके बाद में देश की इंग्लिश कंट्री। उसके बाद में जो दूसरा फ्रेज मैंने लिखा है, रास्ते पर जब बहुत से लोग फूलों के लिए, तो रास्ते पर ये आपका क्लेड है, पहला क्लेड C1। जब, ये आपका बेयर है, पहला बेयर। बहुत से लोग, ये आपका दूसरा बेयर है। फूलों के लिए, ये आपका प्रीपोजिशन है के लिए, तो फूलों के लिए आपका दूसरा क्लेड हो गया। अब इसको अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले बेयर, पहला बेयर फिर दूसरा बेयर। तो पहला बेयर क्या है, जब। तो जब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। उसके बाद में दूसरा बेयर बहुत से लोग, तो जाएगा मेनी पीपल। बहुत लोग पीपल में एस लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पीपल वर्ड है वो खुद से प्लूरल है। क्योंकि आप पीपल किसे कहते हैं, अगर आपके सामने 2-4 लोग खड़े होते हैं तो आप कहते हैं पीपल हैं, अगर एक लोग है तो कहते हैं मैन है। तो पीपल क्या है, पहले से प्लूरल है, इसको एस लगा करके इसे प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये अपने आप में खुद से पहले से प्लूरल है। तो व्हेन मैनी पीपल, आपने क्या किया, दो के दोनों बेयर को लिख दिया। अब जो बच्चे क्लेड, उन दोनों क्लेड को लिखेंगे। रास्ते पर, पहला क्लेड है, तो रास्ते पर की इंग्लिश हो जाएगी ऑन द वे। उसके बाद में फूलों के लिए, तो के लिए की इंग्लिश हो जाएगा फॉर, और फूलों का हो जाएगा फ्लावर्स। उसके बाद में जब और जहां होना था, इसमें जब और जहां देश में बहुत से पुरुष और महिलाएं, तो इसमें बेयर क्लेड छांट करके लिखना है। पहले आपका क्या है, बेयर बेयर सारा आएगा, तो जब आपका बेयर है लिख दो व्हेन। उसके बाद में और की इंग्लिश एंड, ये भी बेयर है। जहां की इंग्लिश हो जाएगा वेयर, ये भी आपका बेयर है। देश में ये क्लेड है, ये बाद में लिखा जाएगा। बहुत से पुरुष, ये आपका बेयर वर्ड है, ये हो जाएगा मैनी। पुरुष का हो जाएगा मैन। व्हेन एंड वेयर मेनी मैन, और महिलाएं एंड वोमेन, वीमेन इसको पढ़ते हैं, वीमेन। व्हेन एंड वेयर मेनी मेन एंड वीमेन। अब क्या बचा था, एक क्लेड देश में, तो हो जाएगा इन कंट्री। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्रेज क्या होता है और फ्रेज को कैसे इंग्लिश में बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। अब उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो सेंटेंस की भी डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत सी डिफिनेशन है सेंटेंस की। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिखा हूँ, दोनों में डिफरेंस दिखा रहा हूँ। पहले क्या है, फ्रेज। तो फ्रेज क्या है,
दो या दो से अधिक शब्द होते हैं फ्रेज में। फ्रेज में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्द। सेंटेंस में देखा जाए तो सेंटेंस में भी दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। यानी फ्रेज और सेंटेंस में ये दो समानताएं हैं कि फ्रेज में भी दो से या दो से अधिक शब्द होते हैं और सेंटेंस में भी दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, फ्रेज, इसमें क्रिया नहीं होती है। फ्रेज में क्रिया नहीं होती, यानी कि वर्ब आपका इसमें नहीं होता है। और इसमें जो सेकंड बात है सेंटेंस में, वो क्या है? इसमें क्रिया होती है। यानी कि सेंटेंस में क्या होगी? क्रिया होगी। दो या दो से अधिक शब्द होंगे, लेकिन उन दो या दो से अधिक शब्दों के साथ में क्या होगी? क्रिया भी होगी। तो आपका क्या है? वो सेंटेंस हो जाएगा। तो सेंटेंस की भी डेफिनेशन क्लियर है। और सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में का जो है वो एक अर्थ होता है और फ्रेज का कोई अर्थ नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद में जो सेंटेंस है वो केवल और केवल दो तरह के होते हैं। आप अपनी इंडियनाइज ग्रामर की बुक में सेंटेंस के काइंड पढ़े हैं, वहाँ पर तमाम प्रकार के सेंटेंस बताए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर केवल बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस होता है वो केवल और केवल दो प्रकार का होता है। पहला होता है एट्रीब्यूटिव सेंटेंस और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव सेंटेंस। अब हम जानते हैं ये एट्रीब्यूटिव क्या है और प्रेडिकेटिव क्या है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, जहां पर इंग्लिश बोलने की बात आती है, इंग्लिश में कुछ आपको लिखने की बात आती है, वहां पर एट्रीब्यूटिव सेंटेंस का यूज होता है। लेकिन प्रेडिकेटिव सेंटेंस क्या है? इस प्रेडिकेटिव सेंटेंस को ना तो लिखा जाता है और ना बोला जाता है। ये जो प्रेडिकेटिव सेंटेंस है इसे केवल पढ़ा जाता है और समझा जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करना है तो हम कौन सा सेंटेंस सीखेंगे? एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव? एब्सोल्युटली एट्रीब्यूटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो एट्रीब्यूटिव सेंटेंस है यह बोला और लिखा जाता है। यानी कि जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो एट्रीब्यूटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। कोई चीज इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, क्या क्या चीज लिखना चाहेंगे? आप इंग्लिश में कोई स्टोरी लिख रहे हो, या आप एग्जाम देते हो, आईएएस का एग्जाम देते हो, पीसीएस का देते हो, एसएससी का देते हो, सीसैट का देते हो, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो कुछ एग्जाम उसमें ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक एस्से भी लिखना रहता है, एप्लीकेशन लिखना रहता है। तो इसमें क्या है, आपको खुद से सोच करके लिखना रहता है। तो वहां पर आपका एट्रीब्यूटिव सेंटेंस का यूज पड़ेगा। और जो प्रेडिकेटिव सेंटेंस है इसको केवल पढ़ा जाता है और समझा जाता है। जो प्रेडिकेटिव सेंटेंस है इसका संबंध ग्रामर से है, यानी ग्रामर का यूज करके आप एट्रीब्यूटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे। इसका संबंध रीडिंग से है। जो प्रेडिकेटिव सेंटेंस है इसको रीडिंग से संबंध है इसका, यानी प्रेडिकेटिव सेंटेंस को रीड किया जाता है। उसके बाद में प्रेडिकेटिव सेंटेंस का संबंध एक्टिव और पैसिव से है। प्रेडिकेटिव सेंटेंस का संबंध डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से है, ट्रांसफॉर्मेशन से है, सिंपल में है, कॉम्प्लेक्स में है, कंपाउंड में है, और ये सभी चीजें किसमें आती हैं? सिंथेसिस में। यानी कि जो प्रेडिकेटिव का यूज है वो सिंथेसिस में है। अब जब भी आप इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो इस सेंटेंस को नहीं सीखना है, बल्कि एट्रीब्यूटिव सेंटेंस को सीखना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था मोटा मोटा मैंने उसको खत्म कर दिया है। अब क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप जान गए कि मुझे क्या सीखना है, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस। अब एट्रीब्यूटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपको ये नहीं करना होता कि पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर जाओ वर्ब को ढूंढ कर लाओ, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखो। ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो बात जहाँ सोची जाती है, जहाँ देखी जाती हैं, वहीं पर बोल दी जाती हैं, ये एट्रीब्यूटिव होता है। तो एट्रीब्यूटिव सेंटेंस कैसे बोला जाता है, इसमें कौन कौन सी बात सोची जाती हैं बोलने के लिए, कौन कौन सी बात देखी जाती हैं, ये सभी चीज़ों का जो सलूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, लास्ट में एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिनको भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो।